इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने डाउरी से रिलेटेड जो भी प्रावधान थे उसको हमने देखा था और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो हमने कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे आई बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट, अर्थात हिंदी में क्या कहते हैं इसको, परिसीमा अधिनियम 1963। इससे रिलेटेड जो भी MCQs होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले देख लेते हैं जो यहाँ पे अधिनियम संख्याक लिखा है 1963 का अधिनियम संख्याक 36। अब ये 36 ये सब होता क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे देख सकेंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना MCQ पार्ट, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, परिसीमा अधिनियम 1963 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आपको किसी का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 5 मार्च 1963 को, 5 मई 1963, 5 जुलाई 1963 या 5 अक्टूबर 1963 को। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, अर्थात उस एक्ट में जो बिल पेश हुआ था लोकसभा में, राज्यसभा में, जो भी संसद होता है, ठीक है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये कब हुआ था हस्ताक्षर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका डी नंबर का, यानी 5 मार्च 1963 को क्या हुआ था, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 कब से लागू हुआ है। अब ऊपर तो हो गया राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी, अब यहाँ पे परिसीमा अधिनियम पूरे भारत में लागू कब हुआ था। 20 अक्टूबर 1963 को, 15 नवंबर 1963, 1 दिसंबर 1963 या 1 जनवरी 1964 से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डी नंबर का, जो 1 जनवरी 1964 से, कहीं कहीं 31 दिसंबर 1963 लिखा होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों डेट में से कोई, दोनों डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, एक ही डेट पूछी जाएगी, या तो 31 दिसंबर होगा या 1 जनवरी 1964 होगा। तो यहाँ पे परिसीमा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1964 से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, परिसीमा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं व भाग हैं। 4 भाग व 30 धाराएं, 5 भाग 32 धाराएं या 5 भाग और 30 धाराएं, 6 भाग और 32 धाराएं। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा आपका बी नंबर का, अर्थात 5 भाग और उसके अंतर्गत 32 धाराएं बताई गई हैं परिसीमा अधिनियम 1963 में। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है 32, उसको क्या किया गया है, रिपील कर दिया गया, निश्चित है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत उपशमन को अपास्त करने किए जाने हेतु वाद प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि है, कितने दिन है, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए नंबर का, अर्थात जो उपशमन को अपास्त किए जाने हेतु आवेदन करने की परिसीमा अवधि कितनी है, 60 दिन की। ए नंबर यहाँ का सही आंसर होगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अवशेष किराया वसूली के बाद में परिसीमा काल देय दिनांक से होगी कब, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। यहाँ पे कितना होगा आंसर, यहाँ पे आंसर हो, सही आंसर होगा आपका सी नंबर का, अर्थात 3 वर्ष। उसके बाद 6 क्वेश्चन क्या कहता है, अधिनियम की धारा 5 के उपबंध विहित समयावधि में वृद्धि के लिए लागू नहीं होते हैं, किसमें, अपीलों में, वादों में या पुनरीक्षणों में या फिर आवेदन पत्रों में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर का, यानी कि जो वाद हैं, वादों में ये धारा 5 के उपबंध लागू नहीं होते, किसमें, विहित समय जो दिया गया उसमें वृद्धि करने से संबंधित। उसके बाद देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रतिदावा प्रस्तुत या संस्थित हुआ माना जाएगा।
यानी कि जो दावा प्रस्तुत किया जाता है किसी केस के अंतर्गत या फिर कोई वाद दायर किया जाता है, संस्थित किया जाता है वहाँ पे, तो वो माना जाएगा कब कब तक? वाद प्रस्तुति के दिनांक से या प्रतिदावा प्रस्तुति के दिनांक से, या फिर ए और बी जो प्रतिवादी के लाभकारी हों, या फिर ए बी जो वादी को लाभकारी हो। यहाँ पे प्रतिवादी, यहाँ पे क्या है? वादी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी नंबर का, यानी कि जो दावा प्रस्तुति की दिनांक है उसको क्या माना जाएगा कि प्रस्तुति या संस्थित हुआ माना जाएगा, धारा 3 के अंतर्गत। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, मानहानि का दावा दायर करने की परिसीमा कितनी है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष या कभी भी। यानी कि जो मानहानि की जाती किसी व्यक्ति की या उससे संपत्ति से संबंधित, ख्याति से संबंधित कुछ, तो या फिर ऐसी मानहानि जो सेक्शन 499 में किसमें आईपीसी में बताई गई है, तो उसके लिए क्या होगा कि कितने पर सीमा है इसके लिए? 1 वर्ष है, 2 वर्ष, 3 वर्ष है, 12 वर्ष है, या फिर कभी भी की जा सकती है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए नंबर का, यानी कि जो मानहानि होती है उसके लिए दावा दायर करने की परिसीमा कितनी होती है? 1 वर्ष। इससे आगे आप नहीं कर सकते हैं फिर। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, निर्धारित अवधि के बाद, निर्धारित अवधि के बाद की गई अभिस्वीकृति, यानी कि कोई अवधि निर्धारित की गई है और उसके बाद कोई अभिस्वीकृति करता है तो उसका क्या होगा कि कोई प्रभाव नहीं होगा, या स्वतंत्र और पालन योग्य संविदा का अधिकार देती है वह अभिस्वीकृति, या फिर प्रतिवादी पर अदा करने का दायित्व देती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्या बोलता है कि अपील या आवेदन के लिए विहित अवधि, यानी कि जो अवधि निर्धारित की गई है उस दिन समाप्त होती है जबकि न्यायालय बंद हो, वहाँ बाद अपील या आवेदन उस दिन किया जा सकेगा। अर्थात जिस दिन कोई अवधि निर्धारित की गई है और उस दिन क्या होता है कि न्यायालय बंद होता है, तो वहाँ पे बाद अपील या आवेदन किस दिन किया जाएगा? तो वहाँ पे जिस दिन न्यायालय पुनः खुलता है, या अवकाश के दिन भी जो न्यायाधीश है उसके आवास पर, या ए बी दोनों से, या कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा कि जिस दिन न्यायालय पुनः खुलेगा। अर्थात उस दिन केस सुनना था लेकिन क्या हुआ कि न्यायालय बंद है किसी कारण से, या लोक अवकाश या कुछ भी हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जिस दिन न्यायालय खुलेगा तो उस दिन क्या होगा कि अपील, आवेदन या फिर वाद संस्थित किया जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, परिसीमा की विधि सामान्यतः क्या करती है कि उपचार बाधित करती है किंतु अधिकार निर्वापित नहीं करती है। परिसीमा अधिनियम 1963 में निम्न में से कौन सी धारा उक्त नियम का अपवाद है? यानी कि जो नियम ऊपर बताए गए हैं उसका अपवाद कौन सी धारा है, धारा में उपबंधित करती है? धारा 7, धारा 12, धारा 26 या धारा 27। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका डी नंबर, यानी कि धारा 27 यह उपबंधित करती है उक्त नियम का अपवाद। उसके बाद है 12th क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विद्वेषपूर्ण, यानी कि मैलिश, जो भी अभियोजन के निमित्त प्रतिकर है तो वाद के लिए विहित परिसीमा काल है। यानी कि कोई विद्वेषपूर्ण किसी पर अभियोजन चला देता है, उसने कुछ किया नहीं है फिर भी क्या करता है कि अभियोजन चलाता है, तो उसके लिए जो प्रतिकार है तो वाद लाना है, उसकी परिसीमा काल कितनी है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, यानी कि ए नंबर 1 वर्ष तक। उसके बाद 13th क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विहित अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकेगा। किस में नहीं बढ़ाया जा सकेगा? किसी अपील में, किसी आवेदन में, सीपीसी के आदेश 21 के आवेदन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर का, यानी कि सीपीसी के आदेश 21 के आवेदन में। तो ये सीपीसी का आदेश 21 किससे संबंधित है? तो ये निष्पादन से संबंधित है जो सीपीसी में बताया गया है। उसके बाद है
14th क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 निम्न में से किस मामले में लागू होती है? बीमारी, गरीबी, अप्राप्त व्यय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, यानी कि अप्राप्त व्यय। इसमें क्या होती है कि धारा 6 लागू होती है और अन्य में लागू नहीं होती है। उसके बाद 15th क्वेश्चन है हमारा, परिसीमा अधिनियम में आज्ञापित के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में किया जा सकेगा। तो कितने दिनों के अंदर? 90 दिन, 30 दिन, 120 दिन या 45 दिन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको जो सही आंसर है वो होगा ए नंबर का, यानी कि 90 दिन के अंदर क्या होगा? उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। किसके विरुद्ध? जो आज्ञापित है उसके विरुद्ध। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ MCQ जो लिमिटेशन एक्ट के हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ हैं। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप बताएंगे कि जो परिसीमा से संबंधित जो प्रावधान CRPC में किस चैप्टर में और किस सेक्शन तक बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक। ये छोटा सा होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।